हम जो जैसे कि मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को समझा रहा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए बेटा बिल्कुल लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों हाउसेज से सेपरेटली बिल को पास होना चाहिए और तब जाकर वो प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए जाता है। अगर वो किसी हाउस से भी बिल कंडेम्ड होता है, बिल पास नहीं होता, तो वो बिल समझ लो कि नेग्लेक्ट हो जाएगा। ज्वाइंट मीटिंग की जो आर्टिकल्स 108 के थ्रू बुलाई जाती है बेटा जैसे कि मैं आप लोगों ने नॉर्मल बिल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बिल लोकसभा में रिप्रेजेंट किया जाता है और बिल जब लोकसभा से पास हो जाता है तो राज्यसभा जाता है। राज्यसभा के पास एक दो चांसेस होते हैं, या तो बिल को पास करे या तो बिल को फेल करते हैं। अगर बिल पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट के पास साइन करने के लिए जाता है और बिल लॉ बन जाता है। लेकिन अगर बिल राज्यसभा में नहीं पास होता तो इस केस में प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को टू कॉल द ज्वाइंट मीटिंग बाय द आर्टिकल्स 108। और जब ज्वाइंट मीटिंग बुलाई जाती है तो बेटा जानते हो कि लोकसभा की मेंबरशिप 545 है, 545 है और इसकी 250 है। इस सिचुएशन में ज्वाइंट मीटिंग में हमेशा लोकसभा डोमिनेंट रहती है और बिल को पास करा दिया जाता है। ये चीजें मैं आपको बढ़ा चुका था। तो बेसिक मेरे कहने का मतलब है बेटा, तो ये मैं आपको बता दूं कि हमारे ये कंसीडर किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये एक्सप्लेन नहीं किया कि कौन कौन से आर्टिकल्स इंडिया के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं जिनको चेंज करना सरकार की या किसी भी सरकार के लोकसभा राज्यसभा की बात करें या इंक्लूडिंग द स्टेट असेंबली की बात करें तो भी नहीं किए जा सकते हैं। उनमें से एक आर्टिकल्स ये कंसर्ट ये समझा जाता है, ऑल्दो इट इज नॉट एक्सप्लेन एनीवेयर, कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन फिर भी ये कंसीडर किया जाता है कि जो हमारा फेडरल प्रॉपर्टी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फंडामेंटल पार्ट है और जिसे चेंज करना पॉसिबल नहीं है। हम अपने फेडरलिज्म की प्रॉपर्टी को चेंज करके कंट्री को यूनिटी में नहीं कर सकते हैं। ऐसा हमारी सरकार के पास भी अथॉरिटी ऐसा नहीं है, ऐसा कंसीडर किया जाता है बेटा, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो आया केशवानंद भारती के केस में और केशवानंद भारती के केस में जो विवाद में जो उन्होंने डिसीजन दिया कि पार्लियामेंट इज नॉट अथॉराइज्ड टू चेंज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट में हम ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा फेडरल की प्रॉपर्टी भी फेडरलिज्म की भी प्रॉपर्टी है जिसको चेंज नहीं कर सकती है, भारत सरकार चेंज नहीं कर सकती है, बहुत डिफिकल्ट है। अब अगर मान लेते हैं चेंज भी करना होता है बच्चों यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि अगर मान लेते हैं कि फेडरलिज्म की प्रॉपर्टी को अगर कुछ सरकार चेंज भी करती है तो पहले बेटा बिल को लोकसभा के थ्रू पास होना चाहिए 2/3 मेजोरिटी से, लोकसभा में यानी 545 मेंबर का 2/3 मेंबर के थ्रू पास होना चाहिए। फिर अलग सेपरेटली राज्यसभा में बिल को 250 का 2/3 मेंबर से बिल को पास होना चाहिए और जब ये दोनों हाउस से बिल पास हो जाएगा तो ये कम से कम मोर देन हाफ ऑफ स्टेट असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू भी बिल को कम से कम आधे से ज्यादा स्टेट की असेंबली के थ्रू बिल को रिकमेंड होना चाहिए, बिल को पास होना चाहिए। तब जाकर के बेटा हमारे चेंज इन बैलेंस को पावर को जो शेयरिंग की गई है, पावर को जो डिवीजन किया गया है उसको चेंज किया जा सकता है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेन द 2/3 मेजोरिटी। ये हो भी जाएगा तो राज्यसभा में मुश्किल है और फिर अगर दोनों में हो जाएगा तो इट बिकम्स वेरी मच डिफिकल्ट to gain the majority of the 2/3 state, more than half of the state, यानी 28 स्टेट का more than half मिनिमम 15 स्टेट की असेंबली के थ्रू उसे रिकमेंड होना चाहिए, तभी पावर शेयरिंग को चेंज किया जा सकता है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि बेटा बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है पावर शेयरिंग को चेंज करना, और पावर शेयरिंग के कंप्लीट चेंज को तो किया ही नहीं जा सकता क्योंकि ऐसा मानते हैं कि पावर शेयरिंग अमंग द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज नॉट चेंजेबल। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसने इंडिकेट नहीं किया कि ये आर्टिकल्स है फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, लेकिन हम कंसीडर करते हैं कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक बेस है। तो इस तरीके से ये काफी डिफिकल्ट है पावर शेयरिंग को चेंज करना। अब अगर मान लेते हैं पावर शेयरिंग, अगर मान लेते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि यहीं पर हम समझ लेते हैं कि बाई 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में मैंने बताया था कि आपके
स्टेट लिस्ट से, स्टेट लिस्ट मैंने बताया था कि पहले स्टेट लिस्ट में बेटा 66 सब्जेक्ट थे, लेकिन बाद में 1976 में अमेंडमेंट के थ्रू, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू बेटा 61 कर दिए गए और 5 पावर्स उससे विथड्रॉ कर लिए गए। मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाना चाह रहा हूँ कि ये कैसे चेंज हुआ, ये भी चेंज हुआ, लेकिन इसको भी काफी डिफिकल्ट होना चाहिए। तो बेटा राज्यसभा जो होती है, इसको माना जाता है कि ये स्टेट का रिप्रेजेंटेशन करती है, क्योंकि राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं बेटा, इन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली के स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर इलेक्ट करते हैं। तो माना जाता है कि ये राज्यों को, स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर बेटा ये राज्यसभा के आर्टिकल्स 312 और 247, ये दो आर्टिकल्स राज्यसभा को स्पेशल पावर प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 247 राज्यसभा को ये पावर प्रोवाइड करता है कि राज्यसभा अगर किसी भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को यूनियन लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट में चेंज करने के लिए अगर कोई लॉ बनाए, तो अगर वो बिल राज्यसभा से 2/3 मेजोरिटी से पास होता है, इट इज द स्पेसिफिक अथॉरिटी ऑफ द राज्यसभा दैट इफ to change the number of subject of the state list to convert the central list और concurrent list का सब्जेक्ट, उसके लिए 2/3 मेजोरिटी से बिल को राज्यसभा से पास होना चाहिए और सिंपल मेजोरिटी लोकसभा के में मिल जाए। ये सिंपल मेजोरिटी मतलब हाफ से ज्यादा मिल जाए, लेकिन 2/3 मेजोरिटी से राज्यसभा में बिल पास हो, तो माना जाता है कि वो जो सब्जेक्ट है, जो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, उसे हम कॉन्करेंट लिस्ट या हम क्या कहते हैं सेंट्रल लिस्ट के सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखो कि 247 और 312 राज्यसभा को स्पेशल अथॉरिटी देते हैं, जिसमें 312 ये कहता है कि राज्यसभा न्यू सिविल सर्विस का फॉर्मेशन कर सकती है। ये अथॉरिटी सिर्फ हमारा ये देता है 312 और 247 आर्टिकल्स के थ्रू ये अथॉरिटी हमारे इंडियन मतलब राज्यसभा के पास कि वो किसी भी राज्यसभा मतलब स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को कॉन्करेंट लिस्ट में या मतलब या आपके यूनियन लिस्ट में कन्वर्ट कर सकती है बाय पासिंग बिल बाय 2/3 मेजोरिटी ऑन व्हिच स्टेट लोकसभा शुड हैव द सिंपल मेजोरिटी मोर देन हाफ ऑफ द, तो ऐसा किया जा सकता है। तो बच्चों ये आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट रहा कि पावर शेयरिंग काफी डिफिकल्ट है चेंज करना, पावर शेयरिंग इज डिफिकल्ट टू चेंज। अब बच्चों यहाँ पर जुडिशरी का भी हम केस देख लेते हैं, जुडिशरी भी इसमें रोल प्ले करती है, क्योंकि जुडिशरी बेटा हम जैसे जानते हैं कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको थोड़ा समझा देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट है एज ए गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट की पहली ड्यूटी होता है फंडामेंटल राइट को कंजर्व करना, फंडामेंटल राइट्स को प्रिजर्व करना, कि फंडामेंटल राइट्स को सरकार अननेसेसरी तो नहीं इंटरफेयर करे। और दूसरा मेन बेटा सुप्रीम कोर्ट का काम है एज ए गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, की भारत सरकार कोई ऐसा चेंज तो नहीं कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन में, या कुछ ऐसा काम तो नहीं कर रही हुई जो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ये करना बेटा सुप्रीम कोर्ट का काम होता है। सुप्रीम कोर्ट एज ए गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी काम करता है। तो मैं बता रहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट को बेटा पूरी तरीके से आजादी दी गई है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट को इंटरफेयर कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट को इंटरफेयर कर रही है, ये चेक करना और उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना, दिस इज द स्पेसिफिक राइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट अपनी ड्यूटी को प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सके, इस वजह से उसे फ्रीडम की जरूरत होती है। और इंडिया के सुप्रीम कोर्ट को बेटा प्रॉपर्ली फ्रीडम दी गई है। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में सरकार का इंटरफेरेंस बेटा कम से कम करने की कोशिश की गई है। मैं तुमको समझाता हूँ कि कैसे कम से कम की गई है। बेटे इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में बेटा 25 परमानेंट जजेज होते हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। 25 जजेस और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, टोटल 26 जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं। परमानेंट और घटाए बढ़ाए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड्स बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हम आपको ये बता रहे थे बेटा जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट तो भारत सरकार करती है। भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करती है और वो भी एक कोलिजन के थ्रू बेटा होता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी होता है और कुछ सीनियर मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होता है और लीडर ऑफ अपोजिशन भी होता है सुप्रीम जजेस को अपॉइंटमेंट करने में।
तो इतने मतलब इतने लोगों के एग्रीनेस से मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट होता है। अब ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या कैबिनेट केवल चाहे तो जज बन जाएगा, नहीं, उसमें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी उसको जिम्मे रहेगा और साथ में लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहेगा। तो ये सब मिल करके सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। लेकिन एक बार अपॉइंटमेंट हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज को बेटा टर्मिनेट नहीं कर सकती है सरकार, ये उसकी आजादी है, ताकि सुप्रीम कोर्ट के जज को ये डर न रह जाए कि अगर हम सरकार के अगेंस्ट में डिसीजन देते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स से हम कोऑपरेट मतलब हम किससे समझौता करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, तो ये डर से कि हमें सरकार टर्मिनेट कर देगी, तो ये डर नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जज को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस या चीफ जस्टिस या अदर जजेस को भारत सरकार टर्मिनेट नहीं कर सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बेटा कुछ गलत तरीके से काम करता है, कुछ गलत काम करता है, तो उसे एक ही मेथड से हटाया जा सकता है, दैट इज ओनली इम्पीचमेंट प्रोसेस। कि अगर वो गलत है, विचार है, कोई ऐसे गलत काम किया है विच इज नॉट जस्टेबल, जो कि कोर्ट के या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से अगेंस्ट में है, या उसने करप्शन किया है, तो उसको हटाने का एकमात्र तरीका होगा, दैट इज इम्पीचमेंट प्रोसेस। और इस तरीके से भारत सरकार के जज भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट को प्रॉपरली राइट दिया गया है कि वो एज ए गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन काम कर सके और मतलब फेडरलिज्म को प्रिजर्व कर सके, फेडरलिज्म के पॉइंट के साथ वो कोई मतलब कांटेक्ट ना कर सके, फेडरलिज्म जो कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेस, एक फंडामेंटल बेस है, उसको बनाए रखा जा सके, उसके साथ कोई कोऑपरेशन ना हो, वो ठीक है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस को पूरी तरीके से बेटा ये फ्रीडम है कि वो किसी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क को सुप्रीम कोर्ट या मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्टेड कर सकती है, विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये बहुत डिफिकल्ट है टू चेंज द पावर, और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट पूरी निगरानी रखता है कि हमारे फेडरलिज्म की कंडीशन को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। इसके बाद बच्चों हम लोग स्पेशल स्टेटस का डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम थोड़ा सा पढ़ेंगे स्पेशल स्टेट, और फिर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट लैंग्विस्टिक स्टेट लैंग्वेज पॉलिसी, इंडियन गवर्नमेंट की लैंग्वेज पॉलिसी, और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे जो है वो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप है, कि फेडरलिज्म के केस में, स्पेशली इंडिया के केस में, सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप टाइम टू टाइम में किस तरीके रहे, कौन सी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कब डोमिनेट रही है ऑन स्टेट पे, और स्टेट गवर्नमेंट कब डोमिनेट रही है ऑन सेंटर पे। ओके, थैंक यू बच्चों।